चलिए पढ़ेंगे। पहला टॉपिक है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इसी में कवर करेंगे लाहौर सेशन 1929, फिर पढ़ेंगे कम्युनल अवार्ड, पूना पैक्ट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है जी। अब बच्चे कम है हाँ ठीक है। चलिए जी शुरू करें। बच्चों दे दूंगा। मैं बताया था काफी दे दूंगा। ठीक है ठीक ठीक। चलिए शुरू करें। कैलकाटा सेशन ऑफ कांग्रेस 1928। चलिए ये सेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट टाइम कांग्रेस ने ये डिमांड रखी थी सरकार के सामने कि अब हमारा जो अल्टीमेट लक्ष्य है वो क्या है, इंडिपेंडेंस यानी पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज। पहले क्या लक्ष्य था, डोमिनेंट स्टेटस। डोमिनेंट स्टेटस, ओनली स्वराज। तो डोमिनेंट स्टेटस में वो ये बात कहते थे कि ठीक है एडमिनिस्ट्रेशन वाला में इंस्टीट्यूशन जो है हमारे हाथ में दे दो, पर अल्टीमेटली भारत में किसका राज रहेगा, क्राउन का राज रहेगा। पर कांग्रेस ने कैलकाटा सेशन 1928 में पहली बार अपनी बात रखी कि आज से हमारा अल्टीमेट लक्ष्य क्या होगा, डिमांड क्या होगी, पूर्ण स्वराज की। पूर्ण स्वराज का मतलब क्या होता है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ठीक है, ये क्यों हुआ? जवाहरलाल नेहरू का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो जवाहरलाल नेहरू 1924 में कहां पर जाते हैं, स्विट्जरलैंड जाते हैं। उनकी वाइफ को कैंसर होता है, उसके इलाज कराने के लिए वहां जाते हैं वो। ठीक है जी। और वहां पर कुछ सोशलिस्ट जो लोग होते हैं उनसे वो मिलते हैं। ठीक है, ओ स्क्रीन को राइट कर दोगे। बस हो गया। चलिए, जवाहरलाल नेहरू कहां पर जाते हैं, स्विट्जरलैंड जाते हैं। और स्विट्जरलैंड में इनकी वाइफ को कैंसर होता है, उनका इलाज करवाने जाते हैं। वहां पर एक कॉन्फ्रेंस को अटेंड करते हैं, जिस कॉन्फ्रेंस का नाम क्या होता है, इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस। इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस। जूम करते थोड़ा लेस करो, थोड़ा लेस नहीं, जूम थोड़ा लेस करोगे हो जाएगा मैडम को। नहीं स्क्रीन ठीक है, जूम में एक मिनट मैडम को जूम कह रहे हैं कि थोड़ा लेस करो।
वो कहते जूम थोड़ा लेस करो बच्चे के अंदर, जूम ज्यादा है। अब ठीक है जी, बस वो मैडम बोल रहे हैं नहीं, थोड़ा कट करो बस, ठीक। अब ठीक है जी। कोई लाइट पै रही है मैंने बोर्ड, इनको बंद कर दो कितने होंगी। अच्छा अब ठीक है, चलो ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है देखो। अच्छा ये लाइट पड़ रही है ना कुछ, वो लाइट तो अभी भी है वो। चलो कोई बात नहीं। चलिए, तो इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस होती है कहाँ पर, स्विट्जरलैंड में, जिसको जवाहरलाल नेहरू अटेंड करते हैं। इस कॉन्फ्रेंस में जब वो अटेंड करते हैं, ये कॉन्फ्रेंस किसके खिलाफ होती है? इंपीरियलिज्म और कैपिटलिज्म के बाद, इंपीरियलिज्म और कैपिटलिज्म के खिलाफ ये कॉन्फ्रेंस होती है। और इस कॉन्फ्रेंस में से वापिस आकर उनके विचार बदल जाते हैं, और वो यही मानते हैं कि अगर हमारे देश ने तरक्की करनी है, ठीक है, तो पहला हमारे यहाँ पर क्या होना चाहिए? सोशल मॉडल होना चाहिए, सोशलिस्ट मॉडल। देखो यही टाइम है जब भगत सिंह भी, मैं आपको बताया, सोशलिज्म की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट थे, ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू भी इसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट थे। तो उन्होंने क्या बोला, भारत की अगर तरक्की होनी चाहिए तो वो सोशलिस्ट मॉडल पे होनी चाहिए, और अगर सोशलिस्ट मॉडल को अप्लाई करना है तो इंपीरियलिस्ट और कैपिटलिस्ट मॉडल को खत्म करना पड़ेगा। और ये मॉडल किसने भारत में इंट्रोड्यूस किया था? ब्रिटिश हुकूमत ने। ब्रिटिश हुकूमत के रहते रहते तुम सोशलिस्ट मॉडल को अप्लाई कर ही नहीं सकते। यानी सोशलिस्ट मॉडल जो है वो गरीबी को खत्म करने का एकमात्र तरीका है, ठीक है। तो उन्होंने बोला अगर सोशलिस्ट मॉडल को अप्लाई करना है तो आपको ब्रिटिशर्स को यहां से बाहर धकेलना ही पड़ेगा। डोमिनेंट स्टेटस के अंदर आप सोशलिस्ट मॉडल को अप्लाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली पावर किसके पास होगी? क्राउन के पास। क्राउन कभी नहीं करने देगी, तो इसका एक ही हल है, आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए 1928 में कैलकाटा सेशन में पहली बार कांग्रेस ने ये डिमांड रखी कि हमारी जो डिमांड है पूर्ण स्वराज की होनी चाहिए, ठीक है जी, क्लियर है। आगे चलिए, लॉर्ड इरविन उस समय भारत के वाइसरॉय थे, और लॉर्ड इरविन से बात की गई कि सर आपसे हम आखिरी बार पूछ रहे हैं कि डोमिनेंट स्टेटस आप क्या देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते, क्योंकि महात्मा गांधी अभी पूर्ण स्वराज के हक में नहीं थे। महात्मा गांधी का ये मानना था कि अगर पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस लेनी है, उसके लिए पहले आपको तैयार होना पड़ेगा। अभी आप तैयार नहीं हो, एकदम से आपको हमको पूर्ण स्वराज दे दो, आता आपको कुछ नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाना आपको नहीं आता, ठीक है। तो उन्होंने बोला हम अंग्रेजों को कुछ चांस जरूर देंगे। उन्होंने लॉर्ड इरविन से पूछा सर हमारी डिमांड डोमिनेंट स्टेटस है, इसके ऊपर आपका क्या स्टैंड है, ठीक है जी। लॉर्ड इरविन ने क्या जवाब दिया कि डोमिनेंट स्टेटस तो मिलेगा, कब मिलेगा ये उन्होंने नहीं बोला। ब्रिटिश हुकूमत चाहती है आपको डोमिनेंट स्टेटस देना, कब मिलेगा इसके बारे में अभी हमको कुछ पता नहीं है, ठीक है जी। अगली कॉन्फ्रेंस, दिल्ली कॉन्फ्रेंस। देखो आफ्टर इंडिपेंडेंस सोशलिस्ट मॉडल गरीबी क्यों नहीं दूर कर पाया? सर इसका सबसे बड़ा रीजन करप्शन है। तो सोशलिस्ट मॉडल में क्या है, सोर्सेस स्टेट के पास है और उसको हर बंदे को डिस्ट्रीब्यूट करना है, जिसने डिस्ट्रीब्यूट करना है उसने अपनी जेब में डाल दिया, तो आप क्या करोगे? करप्शन है, करप्शन के कारण गरीबी नहीं खत्म हो पाई, ठीक है जी। चलिए कब देना है ये उन्होंने नहीं बताया। अगला सेशन दिल्ली सेशन, एक टेम्पररी सेशन होता है दिल्ली में, ठीक है, 1929 में। और इस सेशन में फिर अपनी डिमांड रखी जाती है
वो कहते हैं कि ठीक है हम सरकार को एक चांस देते हैं, वो कौन सा है, डोमिनेंट स्टेटस का। या तो डोमिनेंट स्टेटस अभी दे दिया जाए, ठीक है, अगर सरकार डोमिनेंट स्टेटस देने में नहीं आ रही है तो हमारी डिमांड क्या हो जाएगी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की। लास्ट चांस टू लॉर्ड इरविन, क्या अभी डोमिनेंट स्टेटस देते हो या नहीं देते? लॉर्ड इरविन को लेटर भेजी जाती है कि सर अभी इसी वक्त हमको क्या चाहिए, डोमिनेंट स्टेटस, देते हो या नहीं देते? लॉर्ड इरविन की कोरी ना, नहीं देंगे। देने को तैयार है, कब देनी है ये हमको नहीं पता। अभी कहोगे अभी हाथ अभी खड़े पैर मिल जाए डोमिनेंट स्टेटस, ये नहीं हो सकता। मेरी तरफ से कोरी ना। करप्शन कैपिटलिस्ट मॉडल में होती है, पर कैपिटलिस्ट मॉडल में ये है कि प्राइवेट एंटिटी ज्यादा वहां पर सक्सेसफुल है, ठीक है। प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में रिसोर्सेज है ना, यहाँ पर रिसोर्सेज गवर्नमेंट के हाथ में चले गए। प्राइवेट प्लेयर्स जो होते हैं वो अपने रिसोर्सेज को बांटते हैं क्योंकि उनको प्रॉफिट चाहिए। गवर्नमेंट के प्लेयर्स ने क्या किया, रिसोर्सेज को बांटा नहीं, उसको अपनी जेब में रख ली। सीधी बात है, प्राइवेट प्लेयर्स क्यों नहीं बांटेंगे, प्राइवेट प्लेयर्स तो बांटेंगे रिसोर्सेज को। सर रूस चाइना टोटली सोशलिस्ट मॉडल में चलते हैं, आप रूस के और चाइना के साथ कंपेयर मत करें इंडिया का। रूस और चाइना वो टोटली सोशलिज्म पे चलते हैं। हमारा जो अब मॉडल है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है, सोशलिज्म भी और कैपिटलिज्म भी, मैंने आपको बताई थी इकोनॉमी में ये बात। इस समय हम मिक्स मॉडल को अडॉप्ट करके चल रहे हैं, ठीक है जी। वो लोग जो चल रहे हैं वो सोशलिज्म में चल रहे हैं, और क्यों नहीं कामयाब? रशिया और चाइना अपनी अपनी जगह कामयाब है, ठीक है। भारत इस करके थोड़ा लैग कर गया क्योंकि हमने मिक्स मॉडल को अडॉप्ट कर दिया, ठीक है। और अल्टीमेटली करप्शन सबसे बड़ा मुद्दा है, ठीक है ना। अगर आप रूस और चाइना देखो, वहां पर करप्शन नहीं है इतनी। कम्युनिस्ट सरकार है, वो मार देते हैं, वो लोग जो करप्शन से लिप्त अफसर होते हैं उनको मार देते हैं। यहाँ पर कुछ है ही नहीं, केस चलते, जुडिशरी आपकी बहुत स्लो है, ठीक है, उसके ऊपर कभी आता ही नहीं है। चलिए जी, तो डोमिनेंट स्टेटस को लॉर्ड इरविन मना कर देता है। चलिए उसी साल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाहौर सेशन 1929, 31 दिसंबर 1929, ठीक है। लाहौर सेशन रात को 12 बजे रावी नदी के किनारे लाहौर में एक सेशन कराया जाता है, और इस सेशन में कांग्रेस सेशन में फॉर्मली पास कर देती है अब कि अब से हमारी जो अगली डिमांड है वो कौन सी रहेगी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि किस सेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन पास किया था। तो पूर्ण स्वराज जो रेजोल्यूशन पास किया गया था वो 31 दिसंबर की रात को 1929 में रावी नदी के किनारे लाहौर में पास किया गया था। क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, ठीक है जी। अब यहां से कांग्रेस की डिमांड क्या रहेगी कि हमको क्या चाहिए, अब आपको क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज। नहीं, इस समय हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी है, सोशलिज्म नहीं है। इस समय हमारी मिक्स्ड है, ठीक है। और आप कहोगे पूरी सोशलिस्ट इकोनॉमी बन जाए, वो बन नहीं सकती अब, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स आ चुके हैं। अब अगर आपने सोशलिज्म बनानी है तो आपको अंबानी शडानी को बाहर करना पड़ेगा। वो कैसे कर सकते हो? अगर आज अंबानी बाहर हो गया, इतने कितने लोग वेले हो जाएंगे यहाँ पर। अब नहीं आप कुछ कर सकते, अब आगे जा चुके हो। उल्टा आप कैपिटलिज्म की ओर जा रहे हो, सोशलिज्म मॉडल कम होता जा रहा है आपका, ठीक है। चलिए, तो पहली बार लाहौर सेशन में डिमांड रखी जाती है कंप्लीट इंडिपेंडेंस। इसके अलावा रावी नदी के किनारे, ठीक है, भारत का फ्लैग उसको भी फहराया जाता है, और ये डिसाइड किया जाता है आने वाले 26 दिसंबर 1930 को पूरे भारत में इंडिपेंडेंस डे मनाया जाएगा। भारत ने पहली बार अपना इंडिपेंडेंस डे कब मनाया था? 26 जनवरी 1930। 26 जनवरी 1930 को हम पहली बार इंडिपेंडेंस डे बनाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारा नवंबर में तैयार हो गया था। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा नवंबर 1948 में तैयार हो गया था। उसको हमने अडॉप्ट कब किया? 26 जनवरी को। 26 जनवरी क्यों हमने डेट रखी? क्योंकि उस दिन पहली बार हमने इंडिपेंडेंस डे बनाया था।
तभी इसको हमने रिपब्लिक डे रखा। ठीक है, हम 25 भी रख सकते थे, 24 भी रख सकते थे, नहीं 26 इसलिए क्योंकि हमने उस दिन पहला इंडिपेंडेंस डे मनाया। ठीक है, चलिए फिर वो टाइम आया 26 जनवरी 1930, गांधी जी आए, कांग्रेस ने झंडा लहराया, पहली बार इंडिपेंडेंस डे बनाया, पूरे भारत में लोगों को आह्वान किया कि आप झंडा फहराइए और इंडिपेंडेंस डे मनाइए। ठीक है, इस समय गांधी जी ने अपनी स्पीच दी कि किसी भी देश के व्यक्ति को अधिकार है कि वो अपनी अच्छी जिंदगी जिए, ठीक है, आजादी से जिए, ठीक है, और अपनी जितनी भी लाइफ है उसमें प्रोग्रेस देखे, ये हर देश के नागरिक को अधिकार है। ठीक है, जिस देश की सरकार उस बंदे को, उन वहां के नागरिक को इन 3 चीजों के अधिकार से वंचित कर दे, तो फिर क्या चाहिए? फिर ये चाहिए कि उस देश में रिवोल्ट हो और ऐसी सरकार का तख्ता पलट किया जाए। ये उनकी पहली स्टेटमेंट थी उस दिन। तो सीधा सीधा यानी क्या चल रहा है उनके दिमाग में? मूवमेंट, कोई मूवमेंट के चक्कर में बैठे हुए हैं वो। ठीक है, तभी वो ये बात कह रहे हैं ना कि अगर किसी देश के लोगों को ये चीज ना मिले तो आपको तख्ता पलट कर देना चाहिए। ठीक है जी, आगे चलिए। इसी समय गांधी जी एक चिट्ठी लिखते हैं और उस चिट्ठी में क्या लिखते हैं? 11 मार्च 1930 तक उन्होंने कुछ डिमांड्स रखी, और ये डिमांड्स किसके सामने रखी? लॉर्ड इरविन के सामने, कि अगर ये मेरी 11 डिमांड्स, टोटल कितनी थी? 11, हम इनमें चर्चा कर लेंगे। टोटल 11 डिमांड्स थी, अगर ये डिमांड्स आप मेरी नहीं मानते तो उसके बाद मैं 12 मार्च 1930 को पूरे भारत लेवल पे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट करूंगा। नहीं, डू और डाई अभी नहीं आएगा, डू और डाई आएगा क्विट इंडिया मूवमेंट में, अभी डू और डाई नहीं आएगा जी। वो जब क्विट इंडिया मूवमेंट आएगी 1942 में, तब वो कहेंगे करो या मरो। ठीक है, अभी वो सिचुएशन नहीं आई। चलिए, तो 11 सूत्रीय डिमांड रखी गई किसके सामने? लॉर्ड इरविन के सामने, और उनसे बोला गया कि अगर आप इस डिमांड को नहीं मानते तो मजबूरन 12 मार्च 1930 को मुझे एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की आगाज करना पड़ेगा। ठीक है, 11 सूत्रीय डिमांड क्या थी? मेन चीजें पढ़ेंगे। पहली डिमांड फार्मर्स रिलेटेड, लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू को क्या किया जाए? डिक्रीज किया जाए। सबसे पहला डिमांड, लैंड रेवेन्यू जो है इसको क्या किया जाए? डिक्रीज किया जाए। कितना था? 50%। 50% से भी इसको कम किया जाए। दूसरा, जितने किसानों के ऊपर लोन है उन लोन को माफ किया जाए। वो लोन किसने दिए थे? बैंकों ने। बैंकिंग एस्टेब्लिश हो चुकी है, मैंने आपको बताया था इस समय तक। ठीक है, जो ब्रिटिश कैपिटलिस्ट थे उन्होंने अपने हिसाब से बैंकिंग चलाई हुई थी। जितने भी लोन्स हैं उनको माफ किया जाए। तीसरा मुद्दा, सॉल्ट, नमक। अब यहां पर नमक को ही क्यों लिया गया? क्योंकि हुआ क्या कि ब्रिटिश हुकूमत ने एक लॉ पास कर दिया और उसमें बोला कि नमक बनाने का अधिकार अब किसको है? सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट को है। और दूसरा उन्होंने क्या किया? सॉल्ट के ऊपर टैक्स भी लगा दिया। और महात्मा गांधी ने इसी मुद्दे को उठा लिया जिसका नाम क्या था? सॉल्ट। चलिए, क्यों उठाया? और मुद्दे को तो उठा सकते हैं, सॉल्ट ही क्यों? वेरी गुड, पहली बात नेसेसिटी है। हर घर में सॉल्ट यूज हो रहा है, हर रसोई में सॉल्ट यूज हो रहा है। सॉल्ट से नियरली हर आदमी अफेक्टेड है। सॉल्ट के ऊपर उन्होंने टैक्स लगाया हुआ था। हर घर में जो रसोई की बेसिक कंपोनेंट है वो महंगी हुई पड़ी है। इसका मेन एजेंडा क्या था? ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग जो हैं वो मूवमेंट में जुड़े।
हर घर की वस्तु है ना, हर बंदा जुड़ेगा, ठीक है। दूसरा, सॉल्ट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले भी बताया था यस कि सॉल्ट जो है डिजीजेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थायराइड रिलेटेड डिजीज है उसके लिए सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिस बंदे को लो बीपी की प्रॉब्लम है, सॉल्ट उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर लो बीपी वाले लोग नमक रखते हैं अपने साथ, ठीक है। लेडीज को तो अक्सर लो बीपी की प्रॉब्लम रहती है, लेडीज के लिए सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा मैंने आपको ये भी बोला था कि अगर आप 10 दिन 15 दिन सॉल्ट ना खाओ तो आपके दांत में इतना जहर आ जाएगा कि अगर आप किसी को काटोगे ना उसको रेबीज के इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे, मतलब कुत्ते वाले ही जहर आ जाएगा एक, जो डॉग के अंदर होता है। जो सॉल्ट होता है वो क्या करता है, कुड़त्तन को मारता है। जहर है ना, जहर को काटता है ना, सॉल्ट एक जहर है एक तरह का, ठीक है। वो आपके दांतों के जो अंदर जहर है उसको काटता है। अगर आप 15 से 20 दिन नहीं खाओगे ना, आपको बंदा ना मतलब कि दिमाग से हकल आ जाएगा। सही बता रहा हूँ, गलती बता रहा हूँ आपको मैं, सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या है जो मैंने आपको बताया था, सॉल्ट का एंशिएंट कनेक्शन है भारत के साथ। यस, सॉल्ट का एंशिएंट कनेक्शन है। मालिक मैंने आपका नमक खाया, द सिंबल ऑफ ऑनेस्टी, भारत में इसका सिंबल ऑफ ऑनेस्टी, ठीक है। कभी बोला मालिक मैंने आपकी चीनी खाई, मालिक मैंने अपने का प्याज खाया, नहीं, मैंने आपका नमक खाया, ठीक है। द सिंबल ऑफ ऑनेस्टी, इसलिए सॉल्ट को रखा गया वहां पर, ठीक है जी। और उन्होंने क्या बोला, हमारी डिमांड ये है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये कहा हुआ ना कि सॉल्ट को हम ही बनाएंगे, पहली बात इसको खत्म करना चाहिए। और दूसरी बात, सॉल्ट के ऊपर जो टैक्स है उसको भी क्या करना चाहिए, या तो रिड्यूस कर दो या फिर खत्म कर दो, ताकि रसोई की वस्तु है भैया महंगी ना हो। फार्मर लॉ जब आया था ना तो उन्होंने क्या बोला था, फार्मर से आम बंदे को भी आना चाहिए। अगर ये बिल पास हो गए तो आम रसोई में जो आटा है वो 500 रुपए किलो बिकेगा। आम बंदे को जुड़ना चाहिए, रसोई इफेक्टेड है उससे, ये बात वो बोलते थे, वो इसलिए कहते थे, ठीक है जी। चलिए, तो ये क्या हो गया, फार्मर्स। तो उन्होंने फार्मर्स के मुद्दे को उठाया क्योंकि उस समय भारत के 80% लोग जो थे वो लोग फार्मर्स थे, गांव में रहते थे। देखो कितनी शातिर तरीके से उन्होंने फार्मर्स के मुद्दे को उठा दिया। अब क्या होगा, मैक्सिमम जो फार्मर्स होंगे वो आपके साथ रहेंगे, क्योंकि उनको लैंड टैक्स ज्यादा देना पड़ रहा है, सॉल्ट के ऊपर टैक्स देना पड़ रहा है, सॉल्ट बनाने का अधिकार छीन लिया उन लोगों से, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, मैक्सिमम जो फोर्स थी फार्मर्स की वो अपने साथ ले ली, फार्मर्स आप स्पोर्ट में आ गए, ठीक है। दूसरी क्लास, बिजनेस क्लास। चलिए, वो ये भी चाहते थे कि बिजनेस क्लास में उनके साथ आए। पहला, उन्होंने बोला कि जो फॉरेन एक्सचेंज है, जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है किसकी, पौंड की प्लस भारतीय रुपए की, इसको कम कर दिया जाए, इसको कम कर दिया जाए। कैसे, पौंड को उस समय क्या कहा जाता था, स्टेलिंग, ठीक है जी। अब उन्होंने बोला फॉर एग्जांपल 1 पौंड इज इक्वल टू 10 रुपये है, तो उन्होंने क्या बोला, इसको क्या करना चाहिए, 1 पौंड इज इक्वल टू 5 रुपए कर दो। अब मैंने इकोनॉमी में आपको बताया हुआ था ना, डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, डिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन। वो ये बात कह रहा है कि 1 पौंड इज इक्वल टू 10 रुपए है, 1 पौंड इज इक्वल टू 5 रुपए कर दो। वो क्यों कह रहे हैं, वो क्यों कह रहे हैं, उनकी गुड्स को इजीली परचेज कर पाए, भारत का एक्सपोर्ट बढ़ जाए, भारत की बिजनेस क्लास जो है उनका एक्सपोर्ट बढ़ जाए। यस, एक्सपोर्ट बढ़ाना ना, बताया था मैंने आपको। चाइना अपनी करेंसी को डाउन क्यों करता है डॉलर से, इसलिए करता है ना उसका एक्सपोर्ट बढ़े, इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट कर पाए वो, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला
कि रेशियो जो है उसको कम कर दो, बिजनेसमैन खुश, उसका एक्सपोर्ट सस्ता हो जाएगा, वो तो और प्रोड्यूस करेगा। चलो वो भी गांधी के साथ, यार गांधी तो बड़े काम का आदमी है, ठीक है। उसके अलावा उस समय कोस्टल एरिया में इन्होंने एक लॉ बनाया हुआ था, जितनी भी शिप्स चलेंगी वो किसकी चलेंगी, ब्रिटिश सरकार की चलेंगी। दूसरी डिमांड क्या थी इनसे रिलेटेड, उन्होंने कहा जो कोस्टल एरिया में शिप्स है वो प्राइवेट भी चलनी चाहिए। फॉर एग्जांपल वहां उस समय का कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, ठीक है, तो उसको अधिकार होना चाहिए कि वो अपनी शिप चलाए, अपना माल खुद लेके जाए, सरकार को क्यों दे, मर्जी है उसकी, सरकार में देनी सरकार में दे, अपनी चलानी है अपनी चलाए। सरकार ने प्राइवेट शिप्स को चलाने के लिए मना किया हुआ था, तो दूसरी डिमांड क्या थी, प्राइवेट शिप्स वो चला सकते हैं। सर खड़े पैर बिजनेसमैन जुड़ गए आपके साथ। दिमाग देखो बंदे का, पहले फार्मर्स को पकड़ लिया, ठीक है, फार्मर्स आ गए, इंडस्ट्रियलिस्ट को पकड़ लिया, इंडस्ट्रियलिस्ट आ गए, तीसरी विमेन। तो जब सॉल्ट का मुद्दा उन्होंने दिया तो रसोई में काम कौन करती है, विमेन। लेडीज को भी कर लिया, बाहर आ जाओ, ज्वाइन करो, क्योंकि फाइनेंस मैनेजमेंट तो लेडीज करती है ना, ठीक है ना। तो फाइनेंस, अगर सॉल्ट के ऊपर टैक्स था तो फाइनेंस किसका हिला हुआ था, लेडीज का हिला हुआ था, ठीक है। जो पैसे वो दाल के डब्बे में छुपाती हैं वो कम हो रहे, ठीक है, आधे ज्यादा पैसे नमक खरीदने में जा रहा था, ठीक है, जो लेडीज करती हैं। तो लेडीज तो पहले अफेक्टेड होगी, डंडा लेके आ गई कि भैया हमारी सेविंग कम होगी, जो पति से छुपा छुपा के डब्बों में रखे हुए हैं, ठीक है जी। चलिए आगे चलिए। इसके अलावा अगला टारगेट कॉमन पीपल, कॉमन मास, ठीक है। चलिए मिलिट्री के ऊपर एक्सपेंडिचर जो है उसको रिड्यूस किया जाए, कैसे, इसका क्या लिंक है कॉमन मास से, सर इसका क्या लिंक है कि मिलिट्री एक्सपेंडिचर को कम किया जाए, वो क्यों कह रहा है, कॉमन मास से क्या रिलेटेड है? उन्होंने बोला कि मिलिट्री के ऊपर जो एक्सपेंडिचर है उसको रिड्यूस करो। फॉर एग्जांपल आपका 100 करोड़ मिलिट्री बजट है, उसको रिड्यूस करके 20 करोड़ कर दो। इसका कॉमन लोग से क्या मतलब है? वो सारी जो मतलब जो भी पैसा है वो सारा, यस वेरी गुड, जो पैसा मिलिट्री में आप लगा रहे हो बेफालतू का, उसी पैसे को सेव करके किस पे लगाओ, लोगों के ऊपर लगाओ, ताकि लोगों को नौकरियां मिले, लोगों की भुखमरी मरे, ठीक है जी। तो पॉवर्टी एलिवेशन हो, इससे लोगों का दिल जीता उन्होंने। दूसरा उन्होंने बोला आर्म्स एक्ट, प्रेस एक्ट, इसको खत्म कर दिया जाए। आम बंदे से जुड़ा हुआ था, आर्म्स एक्ट क्या था, भारतीय आर्म्स नहीं ले सकते और जो फॉरेनर्स है वो आर्म्स ले सकते हैं। सर आम मुद्दे से ही जुड़ा मुद्दा ये आर्म्स। कैसे? प्राचीन काल में हर बंदे के घर हथियार होते थे, शस्त्र पूजा हमारे भारत में आज भी होती है। आर्म्स रखने का जो एक सिस्टम है ना, प्राचीन काल से चलता आ रहा है। आर्म्स जो है वो सिंबल ऑफ अथॉरिटी है भारत की। आज भी दुशहरे के दिन शस्त्र पूजा होती है हर घर पे। आजकल नहीं, कई लोग नहीं करते, पर पुराने लोग आज भी करते हैं, ठीक है। सिखिज्म में आर्म बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, ठीक है। तो सिंबल ऑफ डिफेंस, सेल्फ डिफेंस, और सिंबल क्या है, अगर आपने अथॉरिटी को पलटना है, अगर राजा आपके खिलाफ गलत बोल रहा है, गलत कर रहा है, तो आपने अन्याय नहीं सहना, और उसके लिए आर्म बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आर्म एक्ट को उन्होंने क्या बोला, एबॉलिश करो। आर्म एक्ट क्या कहता था, भारतीय हथियार नहीं रख सकते, क्यों, हम लोग तो शस्त्र पूजक हैं, ठीक है। इससे क्या हुआ, आम लोग तुम्हारे साथ चलेंगे, ये बात तो सही कर रहे हैं, ठीक है। प्रेस एक्ट, आपने क्या बोला, जो भारतीय अखबार है वो अंग्रेजों के खिलाफ कुछ छाप नहीं सकते, क्यों नहीं छाप सकते? तो प्रेस एक्ट का मतलब क्या हुआ, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहा है, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, आप कहीं भी कुछ भी बोल सकते हो, आम सिटीजन को तो चाहिए। वैसे ही हमारे यहाँ चुगलखोरियों को तो बहुत ही रिवाज है, बोले बिना तो कोई रहता ही नहीं यहाँ पर,
ठीक है, ये कंट्री ऐसी है जब बोला जाता है, शांत में कंट्री नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने क्या, जब ये बोला कि प्रेस एक्ट को अबॉलिश करो, तो इससे क्या हुआ, लोग उनके साथ आ गए, ठीक है। आगे सीआईडी को रिफॉर्म करो। सर लोग बहुत परेशान थे पुलिस से, पुलिस जब भी देखती थी किसी पे शक होता था उठा के ले जाती थी। अगर ऐसा शासन चल रहा हो और कोई बंदा आके बोले कि आप इसके खिलाफ जाओ, तो नेचुरली लोगों की सपोर्ट मिलेगी। एग्जाम्पल अमृतपाल सिंह। अमृतपाल सिंह की पॉपुलैरिटी क्यों हुई थी? इसलिए नहीं हुई थी कि वो कुछ डिमांड कर रहा था, नहीं, उसकी पॉपुलैरिटी इसलिए हुई थी क्योंकि उसने ड्रग्स के अगेंस्ट कंपेनियन बहुत इंटेलिजेंट काम किया था। उसने, बंदा बहुत इंटेलिजेंट है, उसने विद द पैसेज कुछ ऐसी डिमांड्स रख दी जो स्टेट के खिलाफ थी, तो स्टेट को एक्शन लेना पड़ गया। उसने स्टार्टिंग कहां से की थी? ड्रग्स के अगेंस्ट। जैसे ही उसने ड्रग्स के अगेंस्ट बोला, साथ ही लोग तंग थे ड्रग्स से, उसका पेस बढ़ गया, उसे मुद्दा उठा लिया। वही काम चल रहा है सर यहाँ पर। लोग किससे परेशान थे? सीआईडी से। सीआईडी किसी को कह देती थी फलाना बंदा वो मिला हुआ जी रेवोल्यूशनरीज के साथ, अगले दिन पुलिस आती थी, रात को बंदा उठा के ले जाती थी। लोग परेशान थे। सीआईडी में रिफॉर्म्स करो, ठीक है, आम लोग तुम्हारे साथ आगे। आगे जिन प्रिजनर्स को, जिन पॉलिटिकल प्रिजनर्स को आपने पकड़ के रखा हुआ, जेलों में डाला हुआ सिर्फ शक के बना पर, छोड़ो उनको। आम बंदे का इशू है सर, आज किसी और को उठाया कल तुमको उठा सकते, ये बहुत जरूरी था ना, ठीक है। और यहां तक कह दिया कि जिन पॉलिटिकल प्रिजनर्स को आपने अंदर बंद करके रखा हुआ है, उन लोगों की जो प्रॉपर्टी कन्फेस्ट करके रखी हुई है, प्रॉपर्टी जो जब्त करके रखी हुई है, उस प्रॉपर्टी को भी वापस किया जाए। आम जनता एक रिलीफ देख रही थी गांधी की इस डिमांड की। सोचो अगर ऐसा एनवायरनमेंट आ जाए पंजाब में, पुलिस को अधिकार मिल जाए, वो किसी को भी शक के बिना पे उठा के अंदर कर रही है, और जैसे ही अंदर कर रही है उसकी प्रॉपर्टी कन्फेस्ट कर रही है। अब एक बार सोचो क्या माहौल होगा। कि पूछने वाला है किसी को? लोगों का बाहर निकलना औखा हो जाएगा, पुलिस की तरफ देखना औखा हो जाएगा। पुलिस ने कहा मेरी तरफ देख रहा, चल अंदर कर। आधा पंजाब अंदर को, तो वैसे ही हमारे तो यहाँ पर वैसे घूरने की बड़ी प्रथा है, आधे जेल भर जाएंगे यहाँ तो, ठीक है। तो बिग रिलीफ टू कॉमन सिटीजन। देखो ना कितना टेक्टिकली डिमांड रख रहा है वो अपनी। तो फार्मर्स को भी अपने साथ कर लिया, कॉमन सिटीजन को भी अपने साथ कर लिया, वुमेन को भी अपने साथ कर लिया, कैपिटलिस्ट को भी अपने साथ कर लिया, रह गया यहाँ पे। इसलिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पहली ऐसी मूवमेंट थी जिसमें विमेन ने बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन किया। पहली बात का भाई स्वदेशी मूवमेंट में ज्यादा कब पार्टिसिपेट किया? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन सिविल डिसोबीडियंस। ये रसोई का मुद्दा था ना, रसोई का, ठीक है। चलिए, तो मास बेसिस से बढ़ गया। तो ये टैक्टिक्स थी उनकी, 11 पॉइंट्स प्रोग्राम उन्होंने रखे थे। और लॉर्ड इरविन ने देखते ही गांधी की जो लेटर थी उसको फाड़ दी और डस्टबिन में फेंक दी। जाओ जो करना कर लो, हम नहीं करेंगे। ठीक है जी। 12 मार्च 1930 भारत में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का आगाज किया जाता है। मार्च। चलिए, साबरमती से वो एक अनाउंसमेंट करते हैं। साबरमती आश्रम पे वो अनाउंसमेंट करते हैं। क्या? पहली अनाउंसमेंट, जितने भी लॉस हैं, कानून हैं जो ब्रिटिश हुकूमत ने भारत में बनाए हुए हैं, उसकी क्या की जाए? डिसओबीडियंस की जाए। लोगों को कह दिया कोई कानून नहीं मानना। सिविल डिसओबीडियंस का मतलब क्या? सिविल लॉस को डिसओबे किया गया। ओनली सिविल लॉस, नॉट क्रिमिनल लॉस। क्रिमिनल लॉ क्या कहता है? किसी को मारना नहीं है, उसकी डिसओबे करता तो लोग एक दूसरे को मारने लग पड़ेंगे।
ओनली सिविल लॉस जो है उसको डिसओबे कर दिया जाए, क्रिमिनल लॉस नहीं। समझ गए ना, क्रिमिनल लॉ में किसी की हत्या नहीं करनी होगी, डिसओबे कर दो। लोगों ने पहले ग्वांडी की हत्या कर दी थी, अंग्रेजों को तो बाद में पूछना है। सबसे बड़ा दुश्मन तो ग्वांडी ग्वांड में बैठा, ठीक है, वो काम नहीं, ओनली सिविल लॉस। चलिए दूसरा, उन्होंने बोला कि सबसे बड़ा इशू क्या है, सॉल्ट। और ब्रिटिश हुकूमत ने बोला कि जो सॉल्ट की मैन्युफैक्चरिंग है वो किसकी है, सरकार करेगी, आम जनता नहीं करेगी। तो उन्होंने कहा मैं एक डांडी मार्च करूंगा। डांडी मार्च, डांडी मार्च कहां से चलेगा, साबरमती से। साबरमती आश्रम से मैं कहां जाऊंगा, डांडी जाऊंगा, ठीक है। और मैं अपने साथियों के साथ जाऊंगा, आई थिंक 72 साथी थे इनके जब ये चले थे, ठीक है। और उनका मेन एस्टिमेट क्या था, जब मैं डांडी में पहुंचूंगा, क्योंकि डांडी एक कोस्टल एरिया है, तो मैं वहां पर क्या करूंगा, मैं भी एक कानून को तोड़ूंगा और वहीं से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। कानून कैसे तोड़ूंगा, मैं जाकर वहां नमक बनाऊंगा, और जब नमक बनाऊंगा, सर कानून तो टूट गया, क्योंकि नमक कानून क्या कहता है कि नमक सिर्फ ब्रिटिश हुकूमत बना सकती है, आम जनता बना नहीं सकती। तो मैं क्या करूंगा, नमक बनाऊंगा और नमक बना के कानून तोड़ दूंगा। इस तरह उस दिन से, जिस दिन मैं कानून तोड़ूंगा, पूरे भारत में आगाज हो जाएगा किस चीज का, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। हर बंदा एक कानून तोड़ेगा, ठीक है, पर सिविल कानून, क्रिमिनल कानून नहीं, ठीक है जी, सिविल कानून। क्लियर है जी। चलिए, उन्होंने मार्च किया, 12 मार्च से ये मार्च शुरू होता है और 6 अप्रैल को गांधी जी कहां पर पहुंचते हैं, डांडी में। 72 लोगों के साथ वो चलते हैं। जब वो डांडी में पहुंचते हैं, उनके साथ लोग कितने हो जाते हैं, 10,000। 10,000। ये क्या सिग्निफाई कर रहा है, पब्लिक सपोर्ट। जहां पर भी वो रात को रुकते थे, भाषण देते थे, लेक्चर देते थे, और जैसे ही डांडी में पहुंचते हैं, नमक को बनाते हैं, और जैसे ही वो नमक को बनाते हैं, कानून तोड़ दिया, क्योंकि नमक बनाने का अधिकार किसका है, सरकार का। आपने कानून तोड़ दिया, और यहीं से क्या होता है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की भारत में आगाज हो जाता है। यस, वो कह रहे हैं, किसी ने क्वेश्चन वो अच्छा पूछा है कि वो भगत सिंह को सेव करने की बात कर रहे हैं, इनडायरेक्टली कर तो रहे हैं वो, पॉलिटिकल प्रिजनर्स। तो भगत सिंह पॉलिटिकल प्रिजनर है, उन्होंने एक हत्या की है। किसकी हत्या की थी, की, पॉलिटिकल प्रिजनर है वो। तो ये किसकी प्रेशर से उन्होंने किया, जवाहरलाल नेहरू बहुत सपोर्ट में थे, वो यंग थे ना, यंग ब्लड था, सुभाष चंद्र बोस यंग थे ना। उन्होंने क्या कर ये पॉइंट डलवाया था कि पॉलिटिकल प्रिजनर, जब वो पॉलिटिकल प्रिजनर कहते हैं तो उनका भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव पे ही इशारा जा रहा। चलिए, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट होता है। कहां कहां फैलता है, पूरे भारत में फैल जाता है। पहला, शोलापुर। शोलापुर में क्या होता है, एक पैरेलल गवर्नमेंट चलने लग पड़ती है, किसके द्वारा, इंडियंस में। राजा भैया का नाम सुना, राजा भैया, राजा भैया का नाम नहीं सुना, इनसे पूछे, ऑनलाइन स्टूडेंट, राजा भैया का नाम सुना, दिस गाय। सुना किसी ने, ये बंदा इतना खतरनाक है। ये वो जो अखिलेश यादव वगैरह थे ना, उनकी गवर्नमेंट में ये मंत्री बनता है। आजकल तो आई थिंक ये अपनी पार्टी बना के बैठा हुआ है, ये इस बीजेपी के साथ मिला हुआ है। इस बंदे ने पता क्या किया था, जब यूपी में सरकार चलती थी ना इनकी,
ये पैरेलल गवर्नमेंट चलाता था। गवर्नमेंट के अंदर ही एक गवर्नमेंट चलाना, अपनी सरकार चलाना। और ये आपको बहुत ज्यादा दूर की बात नहीं कर रहे, ये बहुत 10 की बात कर रहे हैं। भारत में डेमोक्रेसी और ये बहुत पहला गवर्नमेंट चलाता था। आजमगढ़ के बाहर इसने बोर्ड लगाया हुआ था ऐसे कि यूपी की सरहद यहां खत्म होती है, ऐसे। आजमगढ़ में जो भी कानून चलेगा किसका चलेगा? राजा भैया का चलेगा। तो गवर्नमेंट ने आईपीएस को भेजा था, आलम यंग आईपीएस को, जाओ देखो आगे तो वहां चलेगा क्या तमाशा चल रहा है। जब आईपीएस वहां पर गए घर के नहीं बड़ा तगड़ा क्लेश पड़ा था इसका। पैरेलल गवर्नमेंट, वो ये बात कहता था यूपी सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया की, यूपी के अंदर भी आजमगढ़ में मेरी पैरेलल गवर्नमेंट, मेरी हुकूमत चलती है, जहां ना सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ काम करता है ना स्टेट गवर्नमेंट का। आप खुद सोचो कि योगी आदित्यनाथ ने क्या किया होता, ये उसके हाथ पैर जोड़ के बैठा होता है। मतलब ये कितने बदमाश होंगे, तुम ये देखो बात को। हम कहते हैं ना ये बदमाश है, तो बदमाशियों को ठीक करने वाले कितना जबरदस्त बदमाश होगा। कि योगी ने आते कह दिया था, मैं जिनने चप्पल चोर से लेके दाऊद का नेटवर्क सब खत्म कर देना। अब खुद सोचो कि इनको खत्म करने वाले कौन है, ये कितने तगड़े बदमाश होंगे। योगी ने सिद्धा कर दिया। अभी आप लोग बीजेपी का क्योंकि पैरेलल गवर्नमेंट सरकार होगी पर हमारी सरकार चलेगी, ठीक है। पैरेलल गवर्नमेंट ऐसी कहां चलेगी? शोलापुर में। आवाज रुक गई, अब आ रही है आवाज? अब क्लियर आ रही है आवाज? ओके ओके। चलिए, तो इनको समझ नहीं होगा तो लेफ्ट साइड जाते आवाज क्लियर नहीं आती। चलो देखो सर, पता क्या बात है, राजा भैया का कंसेप्ट क्या है मैं दोबारा बता देता हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट कांग्रेस की थी, स्टेट गवर्नमेंट किसकी थी? आपकी अखिलेश यादव। पहली बात वो गुंडागर्दी इतनी क्यों कर रहा था? क्योंकि अखिलेश यादव की पार्टी और कांग्रेस पार्टी आपस में ज्वाइंट थी। यूपीए में ये वाली पार्टी समाजवादी पार्टी भी आती, तो सेंटर में भी इनकी गवर्नमेंट, स्टेट में तो गुंडागर्दी तो अगला करेगा ही करेगा, ठीक है। ये क्या कहता था? ये कहता था कि आजमगढ़ में मेरी सरकार चलती है, और उसने आजमगढ़ के बाद बोर्ड लगा के रखा हुआ था कि यहाँ पर यूपी की सरहद खत्म होती है। मतलब जितने यूपी गवर्नमेंट के लॉस चल रहे हैं वो भारत यहाँ पर नहीं चलेंगे, यहाँ पर सिर्फ मेरे लॉस चलेंगे, ठीक है। तो ये कब तक रहा? जब तक समाजवादी पार्टी रही, ठीक है। उसके बाद जब बीजेपी पार्टी आई उसने इसको सीधा किया हुआ, योगी आदित्यनाथ ने तो सीधा किया हुआ इसको। अब आजकल ये योगी एक गुणगान गा रहा है, ठीक है। तो ये क्या होती है? पैरेलल गवर्नमेंट चलाना, मतलब गवर्नमेंट किसी की चल रही है पर गुंडागर्दी से, यहाँ पर हमारे कानून हमारे सरकार चलेगी यहाँ पर। इस तरह की पैरेलल गवर्नमेंट कहां पर चलाई गई थी? शोलापुर में। शोलापुर क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? अब क्लियर है? इसका मोटा मोटा मतलब ये सरकार के कोई कानून यहां पर अप्लाई नहीं होते, ठीक है। आगे चलिए। दूसरा, तमिलनाडु में भी क्योंकि कोस्टल एरिया है, सॉल्ट सत्याग्रह किया जाए। तो कांग्रेस के लीडर सी राजागोपालाचारी, उन्होंने गांधी की तरह अपने फॉलोअर्स के साथ गए, मार्च किया और तमिलनाडु का जो कोस्टल एरिया था वहां पर सॉल्ट की मैन्युफैक्चरिंग की और सॉल्ट लॉ का डिसओबे कर दिया। सिविल लॉ डिसओबे हो रहे हैं ना, ठीक है। तीसरा, केरला में सॉल्ट सत्याग्रह यानी सॉल्ट लॉ का डिसओबे किसने किया?
के कल्पक्कम, के कल्पक्कम। चौथा बिहार, बिहार में एक टैक्स चल रहा था, चौकीदारी टैक्स। चौकीदारी टैक्स क्या था? हुआ चौकीदार, जागते रहो, ठीक है। अब चौकीदार जो था वो सरकार के और अपॉइंटेड था, रात को जागते रहो करता था, ठीक है, और टैक्स देते थे। सर इसमें गलत क्या, मुझे ये बताओ, कि आज तुम्हारे मोहल्ले में चौकीदार आ रहा है, तुम उसको पैसे नहीं देते 100 रुपए या 200 रुपए देते हो ना? तो यहाँ पर गलत क्या था, वो क्यों टैक्स नहीं दे रहे थे? हाँ? ये तो बहुत मामूली बात है। चौकीदार, चौकीदार जो था वो तुम्हारी रखवाली कर रहा है, आज भी देते हो ना पैसा 400-500 रुपए, यहाँ पर देने में क्या प्रॉब्लम है? फिर और लोगों को बस जागते रहो कहता था, हर घर में नजर रखता था, यहाँ कोई क्रांतिकारी तो नहीं बैठा, और उनको खुफिया खबर देता था, बंदे रातों रात चक्के जाते थे, ठीक है। तो उन्होंने बोला हम चौकीदारी टैक्स ही नहीं देंगे, जब टैक्स ही नहीं दोगे तो चौकीदार कैसा? तो चौकीदार होना चाहिए ना, ऐसा नहीं होना चाहिए ना बंदे पड़ा के अंदर करिए, ठीक है। तो बिहार में उन्होंने क्या कर दिया, एंटी चौकीदारी टैक्स कंपेनियन चलाया, जिसमें उन्होंने साफ कह दिया हमको चौकीदार की जरूरत नहीं है, और ना ही हम कोई चौकीदार रखना चाहते हैं, और ना ही कोई टैक्स देंगे, ठीक है जी। यस, एजेंट ऑफ गवर्नमेंट, ही गिव CID टू गवर्नमेंट रेवोल्यूशनरीज के खिलाफ। तो अंदर खाते जागते रहो करता था, टॉर्च मार मार के पूरा देखता था, बम कहां बन रहा है, हथियार कहां रखे हुए हैं, प्लानिंग कहां चल रही है, और उनको बताता होता था। तो ये एक तरह का सीक्रेट एजेंट था गवर्नमेंट का, ठीक है जी। आगे चलिए, पांचवा, फॉरेस्ट लॉस को तोड़ना। फॉरेस्ट लॉस को ओपनली डिसओबे किया गया, कहां पर? आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में क्या है, फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है, और वहां पर अंग्रेजों ने क्या किया हुआ था, ट्राइबल एरिया के लोगों को बाहर निकाल लिया उनकी अपनी जमीनों से, और उन्होंने कह दिया कि ये भैया रिजर्व फॉरेस्ट है, यहां पर आप ना तो खेती कर सकते हो, यहां पर ना तो आप आ सकते हो। तो लोगों ने ओपनली फॉरेस्ट रिजर्व के दरवाजे तोड़े, वहां पर गए, खेती भी की, और साफ बोला ये हमारी जगह थी जो तुम लोगों ने छीनी है। फॉरेस्ट लॉस डिसओबे इन आंध्र प्रदेश, ठीक है। धरासन एपिसोड, धरासन कहां पर है? महाराष्ट्र। तो धरासन में क्या था, अंग्रेजों की एक जगह थी जहां पर सॉल्ट की मैन्युफैक्चरिंग होती थी, कोस्टल एरिया में, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या किया, सारे के सारे धरासन में चले गए, और वहां पर जाके हाय हाय बाय बाय सब कुछ कर दिया, जितने वहां के जो लेबर पार्टी थी, लेबर कोटा, सबको पट दिया, तुम भी इंडियन हो, हम भी इंडियन है, सब एक हो जाओ। तो धरासन में क्या हुआ, जो लेबर थी उसने ही स्ट्राइक कर दी, और उन्होंने क्या बोल दिया कि हम बिल्कुल भी सॉल्ट नहीं बनाएंगे सरकार के लिए। अब चलिए, सरकार का रिस्पॉन्स क्या था? पहले तो सरकार आराम से देख रही थी, कोई बात नहीं, बच्चे हैं, अब बिजली बम चलाते हैं, चलाई जान दो, कर रहे हैं, तो बच्चे तो कुछ ना कुछ माँ बाप मूवमेंट बढ़ गई, ठीक है। अब सरकार का रिस्पॉन्स क्या था? एक्टिव रिस्पॉन्स। क्या रिस्पॉन्स? पहला, गांधी जी अरेस्टेड। दूसरा, जवाहरलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत
तो ये सत्याग्रह कहां पर चला रहे थे? ये चला रहे थे यूपी में। इनको पकड़कर ऐसा छीला ना उन्होंने, ऐसा छीला। गांधी जी को नहीं हाथ लगा सकते, नेशनल लीडर है, गांधी को नहीं हाथ लगा सकते। लीडर को थोड़ा हाथ लगाना है, लोग भी भड़क जाएंगे। जो लीडर के चमचे हैं उनको पकड़ो, लीडर को अगर टेंशन देनी है, ठीक है। तो अगला काम क्या किया? गोविंद वल्लभ पंत और जवाहरलाल नेहरू बहुत पीटा इनको और अंदर डाल दिया, ठीक है। जितने भी इनके छोटे मोटे लीडर थे सबके ऊपर कार्रवाई की, सबको अंदर डाला गया, ठीक है। धरासन में एक विमेन जिनका नाम क्या था? सरोजिनी नायडू, सुना होगा आपने, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, वो धरना दे रही थी, उनको भी मारा, उनको भी मारा और सिर फाड़ दिया मार मार कर। धड़ाधड़ वहां पर लाठियां मारी, ठीक है। और उस समय सर वेबर नाम का एक अमेरिकी पत्रकार भी वहां पर खड़ा था, जिसने न्यूयॉर्क टाइम्स में सरकार के इस एक्शन को क्रिटिसाइज किया। सरकार ने ये बहुत गलत किया, औरतों में और बच्चों में अटैक किया, वायलेंस और ज्यादा बढ़ने लग पड़ी। अल्टीमेटली लॉर्ड इरविन ने गांधी जी को पत्र लिखा कि वो आपसे नेगोशिएशन करने को तैयार है, और यहीं से क्या बनेगा? गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट 1931। चलिए ठीक है, शुरू करें। इरविन ने कहा फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ब्रिटिश के द्वारा कंडक्ट की गई थी 1930 में लंदन में, जहां पर भारत के काफी रिप्रेजेंटेटिव, काफी पार्टियां थी उस समय, हर पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव वहां पर पहुंचा था, पर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसको क्या किया था? बॉयकॉट किया था। अब ये कॉन्फ्रेंस क्यों की गई थी? ये कॉन्फ्रेंस इसलिए की गई थी कि भारत के बारे में विचार करना, कि भारत का संविधान कैसा होगा, भारत में डोमिनेंट स्टेट ऑफ गवर्नमेंट कैसा होगा। भैया कहते आगे बैठो, विचार करो। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने साफ बात बोली थी कि क्योंकि यहाँ पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा है, हम यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। या तो हमको कह दो कि हम डोमिनेंट स्टेटस देंगे, तब तो भैया हम लंदन जाएंगे, ऐसे हम लंदन जाने नहीं लगे, ठीक है जी। या तो हमको लिखत में दे दो कि इस कॉन्फ्रेंस में भारत का संविधान बनाने की जो पावर है वो भारतीयों को मिलेगी, तो लंदन जाएंगे तो कुछ ने नहीं लिख के दिया, वो नहीं गए, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रही थी, ठीक है जी। तो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्योंकि भारत की सबसे इंपॉर्टेंट पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया, उसका कोई राम है ही नहीं, रामलीला करी जो मर्जी करो। जब राम ही नहीं है तो जो मर्जी करेगी, ठीक है। ये क्या था? राम के बिना रामलीला। मेन कौन है? इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो है ही नहीं वहां, ठीक है। चलिए, गांधी इरविन पैक्ट में पहला पॉइंट, उन्होंने बोला ठीक है गांधी जी, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी, चुपचाप लंदन चल जाओ और वहां बैठो और बैठ के बात करो, देखते हैं क्या करना है डोमिनेंट को जाना पड़ेगा, जाओ, ठीक है जी, जाते हैं। दूसरा, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को तो छोड़ देंगे, ध्यान से देखना, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को तो छोड़ देंगे, पर वो प्रिजनर्स जिन्होंने आ रही है बच्चे, हम पहले आ रही है, देख लो वॉइस नहीं आ रही।
आ रही है ना आवाज? वॉइस आ रही है? ऑल स्टूडेंट्स वॉइस आ रही है? आ रही है, कोई बात नहीं। पक्के में बस ठीक है। चलिए अगला उन्होंने क्या बोला, जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर थे साउंड डिस्टर्बेंस आ रही है, वो पक्के की प्रॉब्लम नहीं है, पक्का बंद कर दो आप। चलिए अब आ रही है, क्लियर है? चलिए अगला उन्होंने कहा पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ देंगे, पर ऐसे पॉलिटिकल प्रिजनर जो हत्या की हुई है, वायलेंस की हुई है, उनको हम नहीं छोड़ेंगे। सब सीधा सीधा उनका टारगेट नहीं सकते था। जो तो छोटे मोटे हर करने आ गए उनको छोड़ने, जिसने किसी ने हत्या की है या वायलेंस बहुत ज्यादा किया है उसको हम नहीं छोड़ेंगे। इनडायरेक्टली इशारा भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की तरफ ही था ये। तीसरा उन्होंने बोला ठीक है, सॉल्ट बनाने की हक हम भारतीयों को देंगे, सॉल्ट बनाने का हक हम भारतीयों को देंगे। चौथा, सॉल्ट टैक्स, नमक के ऊपर जो टैक्स है उसको भी हम कम कर देंगे। आप क्या करो, आप लंदन जाओ और लंदन जाके सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रोको। लंदन जाओ, लंदन जाके सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करो। सर ये बहुत तगड़ी गेम थी, ये बहुत तगड़ी गेम थी, दिमाग से काम ले रहे थे। क्या उसके दिमाग में चल क्या रहा है? देखो दो चीजें हैं इसके अंदर, दो पॉइंट है, इससे उनके दिमाग को आप क्रैक कर सकते हो वो क्या सोच रहा है। मैं ऐਵੇਂ ही तुमको बोल रहा कि उन लोग आज भी अंग्रेज राज कर रहे हैं पूरी दुनिया में। अमेरिकन रेवोल्यूशन कुछ नहीं था, वो अंग्रेज ही हैं जिन्होंने अपने ही गवर्नमेंट से लग देश मंगा था। सर वो आज भी डोमिनेट कर रहे हैं, पूरे विश्व को तंग करके रखा हुआ उन लोगों ने आज भी। क्या सोच चल रही है उसकी बताओ। इन बेवकूफों को तो पता ही नहीं लगा हो क्या गया। बताओ भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स को बता सकता है? मूवमेंट की खत्म हो गई, यस पर अगेंस्ट हो गई थी सारे वेरी गुड। आईपीएल में देखते हो? आईपीएल का मैं देखती होगी। आईपीएल का तभी गौर करना, होमवर्क देता हूँ आपको मैं, एक होमवर्क पूरा नहीं देखना, होमवर्क की तरह देखना है, ठीक है? जब आईपीएल मैच चल रहा होगा ना और जो बैटिंग टीम अच्छी तरह से धुनाई कर रही होगी, बीच में आता है टाइम आउट, बीच में आता है टाइम आउट 5 मिनट का। जिस टीम की धुनाई हो रही होती है ना वो टाइम आउट ले लेती है, और टाइम आउट जब होगा मूवमेंट खत्म हो जाएगी, वो मोमेंटम जो चल रहा होता है वो खत्म हो जाता है। 5 मिनट बाद दूसरी टीम प्रेशर में आ जाती है, वो आउट होने शुरू हो जाते हैं। ये नियरली हर मैच में हो रहा होता है। जैसी मोमेंटम खत्म हुआ उसके बाद मोमेंटम दोबारा नहीं बढ़ता। अगर आप 5 मिनट की ब्रेक भी ले लो, सर वो ब्रेक ले रहा है मोमेंटम को तोड़ने के लिए, वो मोमेंटम को तोड़ना चाहता है, वो आईपीएल वाली स्ट्रेटजी बना रहा है। दूसरी टीम छक्के मार रही है, शांत हो जाओ थोड़ी देर के लिए। चलिए अब इसके अंदर उसने क्या किया, पहला वो आपका मोमेंटम तोड़ गया। लोगों को लगा चलो गांधी का भी पैक्ट हो गया है, कोई बात नहीं, 10-15 दिन घर में बैठो, तो पालेंगे, ठीक है, हमारे चुन्नी बैठे उनके साथ टाइम गुजार लो, गांधी 15-20 दिन बाद आएगा फिर शुरू हो जाएंगे, थोड़ी खेती बाड़ी करो, घर पे देखो, टूट गया मोमेंटम। ठीक है, दूसरा
भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के बारे में गांधी जी ने बड़े हल्के शब्द में बोला था। सर उनको तो देख लो, तो अगर सही रहते हैं आप बड़े लगेगा सोचो तो बोले वो कैसे हो क्या हो अभी तो ये को लेकर आया था ना, अपने आप आया था ना आपके पास, ठीक है ठीक है जी। तो जब इन लोगों की रातों रात फांसी कर दी गई तो इससे क्या हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस में फूट पड़ गई। जो यंगस्टर्स थे, स्पेशली सुभाष चंद्र बोस, वो गांधी के खिलाफ हो गए। हम पढ़ेंगे हरिपुर सेशन, त्रिपुरी सेशन, सुभाष चंद्र बोस वर्सेस गांधी, स्पेशल टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस में। और सुभाष चंद्र बोस निकल जाएंगे गांधी को छोड़कर, इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़ देंगे। फिर डलवाई गई फिर से कि मूवमेंट को वीक किया जाए। सर जब तीसरा, गांधी को कहां भेजा गया, लंदन। गांधी को कहां भेज दिया गया, लंदन। जो लीडर ही लंदन चला गया, फिर मूवमेंट किस चीज की है। अगर लीडर ही तुम्हारा लंदन चला गया तो मूवमेंट क्या है, ठीक है। अब इसके इफेक्ट्स क्या है, सुन लो इसके इफेक्ट्स। 1931 लंदन जाने से पहले एक सेशन हुआ, कराची सेशन। जैसे ही गांधी जी इस सेशन के अंदर आए, गांधी जी को लगा कि भैया मेरी तो बल्ले बल्ले होगी कि तुम तो कुछ लेके आए हो, इरविन तुम्हारे आगे झुक गया। जैसे ही गांधी जी एंटर करते हैं, गांधी मुर्दाबाद के नारे लगते हैं। और ये नारे कौन लगा रहे थे, यंगस्टर्स, कि यू हैव सैक्रिफाइस्ड द 3 रेवोल्यूशनरीज फॉर योर ओन बेनिफिट। पड़गी ना फूट, कितना स्ट्रेटेजिकली, कोई उसे तलवार नहीं चलाई, दिमाग से काम लिया। तभी मैं कहता हूँ अकल बड़ी या मज, अकल बड़ी है, ठीक है। एक गो में वही गांधी जो लोगों का लीडर था, आज वही गांधी यंगस्टर का दुश्मन है। और मूवमेंट यंगस्टर चलाती है सर, बुढ़े नहीं चलाते। जो मूवमेंट की स्पाइन थी, उसी ने गांधी को अपना दुश्मन मान लिया, वीक कर दिया मूवमेंट, उसने एक छट गया। गांधी मुर्दाबाद के नारे, ठीक है। कराची सेशन टोटली डोमिनेट बाय यंगस्टर्स। गांधी को तो बोलने नहीं दिया उन्होंने। गांधी को बोला भैया बैठो, हमारी बात सुनो, जो हम कहेंगे अपनी नहीं चलानी, सुनो हमारी बात, हम क्या कह रहे हैं। पहली बात, नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी पास। नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी को पास कर दिया गया। पहली बार कांग्रेस ने ये बात बोला, भारत के अंदर किसकी इकोनॉमी होगी, सोशलिस्ट की। गांधी जी कहते ये क्या कर रहे हो यार, तुम अंग्रेजों को तंग कर रहे हो। कहते आप बैठो, कोई बात नहीं। सोशलिस्ट, सोशलिज्म का नारा कौन लगा रहा था, भगत सिंह लगाता था ना, HSRA। आगी ना वही फिलॉसफी यहाँ पर, जवाहरलाल नेहरू, आगी ना वही फिलॉसफी यहाँ पर फिर से। गांधी जी को बोलने नहीं दिया उन्होंने, शांत, ठीक है। दूसरा, उन्होंने फंडामेंटल राइट्स का रेजोल्यूशन पास कर दिया कि भारत में अब क्या दिए जाएंगे, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स में पहला उन्होंने क्या बोला, यूनियन बनाने की, जो ट्रेड यूनियंस हैं वो बनाने की आपको राइट है, ये आपका फंडामेंटल राइट है। दूसरा, राइट टू स्ट्राइक, ये आपका फंडामेंटल राइट है। अगर वो यूनियन को राइट कह रहे हैं, स्ट्राइक को राइट कह रहे हैं, तो वो किसका साथ दे रहे हैं, वर्कर क्लास और किसानों का। यूनियन कौन बनाते हैं, स्ट्राइक कौन करते हैं, ये लोग तो करते हैं। बिजनेसमैन को भी देखे स्ट्राइक करते हैं। और ये लोग कौन है, कम्युनिस्ट पार्टी, कामरेड। कामरेड
करते हैं ना स्ट्राइक। यानी गांधी का डोमिनेंस कम हो रहा है, सोशलिज्म का डोमिनेंस आ रहा है, रूस का डोमिनेंस आ रहा है यंगस्टर्स के अंदर। ये तो भगत सिंह कहता था। ठीक है, अगला फंडामेंटल राइट क्या होना चाहिए? उन्होंने बोला राइट टू एजुकेशन, और दैट एजुकेशन शुड बी फ्री एंड कंपल्सरी। सर ये बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है, आज के युग में आपको समझ आ जाएगी ये बात। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन क्यों कह रहे हैं वो? आज पता क्या हालात है? मैं कल एम्प्लॉयमेंट एजेंसी का मेरा एक दोस्त है, उसके पास बैठा हुआ था। मैं कहा ये लड़के नहीं मिलते। उसने मुझे एक बात बोली और मैं बात को समझ गया वो क्या बोलना चाह रहा है। कहता सरकारां दी भाजी गलती है, घर घर च कुंभकर्ण कहना पैदा करते चक्के सरकार ने, घर घर में कुंभकर्ण पैदा किया हुआ है। मैं समझ गया वो क्या कहना, मैं बात को चुप हो गया। बिल्कुल सही बात है। और ये बात उसने बोली है ना, आज से 2 साल पहले इसी केजरीवाल गवर्नमेंट को किसने क्रिटिसाइज किया था? मोदी ने, कि फ्री की रेवड़ियां बांट रहे हो तुम। सर जिस बच्चे को 12वीं करके घर में दवाइयां फ्री मिल रही हैं, बिजली फ्री मिल रही है, आटा फ्री मिल रहा है, दाल फ्री मिल रही है, ये उसने क्या करना पड़ के, या उसने क्या करना है काम करके? घर घर में कुंभकर्ण। 11-12 बजे उठते हैं, आराम से जाते हैं। गवर्नमेंट थोड़ा चाहती है, बीजेपी गवर्नमेंट ने क्रिटिसाइज किया था इसको, ये तुम गलत कर रहे हो जो कर रहे हो। स्टेट के ऊपर एक्सपेंडिचर बढ़ता है, लोगों को बिगाड़ रहे हो। यंगस्टर्स तो हमारी इकॉनमी है, बिले बैठे हुए हैं, काम ही नहीं करना चाहते। तुम जिंदगी में क्यों कमाओगे? इसलिए कमाओगे ना, शादी हो, घर बार हो, बिजली का खर्चा चल जाए, रोटी पानी का खर्चा चल जाए, एजुकेशन का खर्चा चल जाए। जब तुमको सबने फ्री दे दिया, तुम क्यों पढ़ोगे? घर घर में कुंभकर्ण बैठे हुए हैं। सरकार कभी नहीं चाह रही कि आप पढ़ो। ठीक है, अब भैया उन्होंने क्या बोला? राइट टू एजुकेशन फ्री एंड कंपल्सरी। बंदा पढ़ेगा तो दिमाग लगाएगा, दिमाग लगाएगा तो क्रांति लेके आएगा। अब इन कुंभकर्ण को क्या पता क्रांति क्या होती है? इनसे पूछो रेवोल्यूशन क्या होगा ना, मेरे को क्या लेना था रेवोल्यूशन, मैनू तो सरकार ठीक है, मैनू बिजली पानी मिल रहा है, मैनू की लेना देना। क्रांति के लिए एजुकेशन बहुत जरूरी है। राइट टू फ्री एजुकेशन एंड कंपल्सरी एजुकेशन। ठीक है जी। तो ये कराची में गांधी जी को समझ में आ गया था, गेम अपने हाथ से निकल चुकी है बात। ठीक है, ये इरविन का पहला एजेंडा था कांग्रेस के बीच में, फूट डलवाना। पड़ चुकी है फूट। और जितने भी एजेंडे पास हो रहे हैं ये किसके हो रहे हैं? सोशलिस्ट के हो रहे हैं। तो गांधी को नहीं समझ रहे अभी कुछ। ठीक है, गांधी जी कहां जाते हैं? लंदन। चलो, इरविन का दूसरा एजेंडा भी पास। जैसे ही गांधी जी लंदन गए, जैसे ही गांधी जी लंदन गए, उन्होंने चक के कांग्रेस के अंदर कर दिए। वो तो इसकी फिराक में थे, मोमेंटम टूटा। जैसी गांधी जी बाहर, पीछे से तो उन्होंने चक्के बंदे अंदर कर दिए। गेम देखो कैसे तोड़ दिया उसने मूवमेंट को। अब गांधी जी वहां पर क्या कर रहे हैं? कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। गांधी जी को तो पता ही नहीं वहां पर पीछे हुआ गया है। ये बंदे सब अंदर सरकार में। ठीक है, गांधी जी जाते हैं सेकेंड कॉन्फ्रेंस, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। कहां पर? लंदन में। लंदन का मीडिया इनको क्या कहता है? अर्धनंगा फकीर। आती स्वागत के स्टेटमेंट से होता है अर्धनंगा फकीर। और जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, मुस्लिम लीग भी बैठी होती है, डॉक्टर B.R. अंबेडकर भी बैठे होते हैं, क्योंकि साइमन कमीशन ने कह दिया था ना सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे हम लो क्लास को। बैठे होते हैं। भारत के राजे भी, किंग्स भी बैठे होते हैं। जैसे ही गांधी जी आते हैं, गांधी जी कहते हैं मैं भारतीयों का रिप्रेजेंटेटिव हूं,
क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस वहां की सबसे बड़ी पार्टी है, और क्योंकि मैं उस पार्टी का मुखिया हूं, तो मैं भारत को रिप्रेजेंट कर रहा हूं लंदन में। भैया ये दोनों कहते हैं अलग, तुम कौन होते रिप्रेजेंट करने वाले? मुस्लिम लीग कहती है हमारा तुम्हारा क्या मतलब है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं यू आर नॉट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लो कास्ट, यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अपर कास्ट, हमारे कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो तुम। तीसरा राजे, और राजे कहते हमको क्या लेना देना, हमारी अपनी रियासत है, तुम कौन होते हमको ये बात कहने वाले? पहली फूट गांधी जी का वहीं पर ही मोरल डाउन। तो तुम्हारे बंदे तुमको कुछ नहीं समझे। सारा पट्टू किसने पढ़ाया हुआ था? लॉर्ड इरविन ने, कि भैया गांधी आ रहा है, कल तुम्हारी हमसे नेगोशिएशन करेगा, जो करेगा वो तुम पे लागू हो जाएगा। कहते हम पे थोड़ा लागू होता है। ठीक है जी। और दूसरी बात, गांधी जी को साफ बोला गया कि भैया वी आर गिविंग नाउ सेपरेट इलेक्टोरेट टू सिख, सिखों को भी मिलेगा, लो कास्ट पीपल को भी मिलेगा। पहला सेपरेट इलेक्टोरेट किसको मिलेगा? सिखों को। दूसरा लो कास्ट पीपल को। तीसरा एंग्लो इंडियंस कौन होते हैं? जिनका एक माँ बाप भारतीय और दूसरा फॉरेन का है। ठीक है, एंग्लो इंडियंस। चौथा विमेन। गांधी जी कहते तुम्हारा दिमाग ठिकाने में है, तो कल तुम कहोगे चाय वाले को भी सेपरेट इलेक्टोरेट देना है, बर्गर वाले को भी सेपरेट इलेक्टोरेट देना है, ठीक है, नूडल टिक्की वाला तुम भी अपना सेपरेट इलेक्टोरेट ले लोगे, सबको ही दे दो। फिर इस तरह तो तुम भारत के टोटे कर दोगे। अखंड भारत कहां से बनेगा? हर बंदे सेपरेट। सर मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से। 1909 में अगर सेपरेट इलेक्टोरेट आया तो सेपरेट मुस्लिम कंट्री की डिमांड आई थी ना? सिखों को कह दिया ना उन्हें सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे। 1935 एक्ट में हम पढ़ेंगे, दे भी दिया था। और सेपरेट सिख कंट्री की डिमांड आज भी खड़ी है। कल एंग्लो इंडियन भी मांगेंगे, कल लोअर कास्ट पीपल भी मांगेंगे कि जहां पर हमारी जो डोमिनेंस है हमको। तो गांधी कहता है यार तुम्हारा दिमाग ठिकाने में है, ये तो देश ही टूट जाएगा। वो कहते गांधी जी देखो सीधी बात है, डोमिनेंस स्टेटस चाहिए तो ये डिमांड तो माननी पड़ेगी। गांधी कहते हैं मैं इस डिमांड को नहीं मानूंगा। जैसे ही गांधी ने कहा मैं डिमांड को नहीं मानूंगा, ये भी इंगेज्ड, ये भी इंगेज्ड, ये भी इंगेज्ड। मुस्लिम तो पहले इंगेज्ड है, वो तो पहले इंगेज्ड है, वो तो आपकी सिविल डिसोबीडियंस पार्टिसिपेट ही नहीं कर रही। तोड़ दी ना मूवमेंट हम लोगों ने। गांधी जी कहते आई एम गोइंग, बस बहुत हो गया, मैं जा रहा हूं, मैंने नहीं करनी कोई राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। जैसे ही गांधी जी पहुंचे भारत, उन्होंने बोला चलो भाई मेरे साथियों इकट्ठे हो जाओ। साथियों ने कहा इकट्ठे होना? साथियों तो पहले ही जेल में। चला लो मूवमेंट। अब इन्होंने कहा मैं फिर से मूवमेंट चलाऊंगा। किसके साथ चलाओगे? बंदे तो अंदर है। और गांधी जी को बोला गांधी जी प्रस्थान कीजिए। कहां पर? पूना जेल, आप वहां पर रहेंगे। इस तरह 1934 आते आते मूवमेंट खत्म। दिमाग देखा हम लोगों का? किसी को भनक भी नहीं पड़ी और मूवमेंट खत्म कर दिया लोग। सब ठंडे हो गए, बैठ गए खत्म। 1934 मूवमेंट खत्म। इसी बीच थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी होती है। इस कॉन्फ्रेंस का कोई फायदा नहीं है क्योंकि गांधी जी जेल में। आप मानो चाहे ना मानो, इंडियन नेशनल कांग्रेस का भी पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है उस समय। ठीक है, जब वो है ही नहीं तो कौन सी मूवमेंट होगी? ठीक है ना। तो 1934 आते आते मूवमेंट को खत्म किया जाता, बहुत ही टैक्टिकली, बहुत ही स्ट्रेटेजिकली। और अब देखो ना, जो उन लोगों ने बोला आज भी
लोअर कास्ट मूवमेंट चल रही है ना, आज भी चल रही है। वो चंद्रशेखर लड़ता है, रामानंद का वो लड़ता है, वो आपसे और डिमांड्स मांग रहे हैं। वो कहते हैं हमको ज्यादा रिजर्वेशन और ज्यादा दो, हमारे हक है। ठीक है, तो ये सारा बीज किसका बोया हुआ है इन लोगों का भी। हालांकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बाद में पैक्ट साइन करेंगे पूना बट और रिजर्वेशन लेकर चीज को शांत करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पर ये है आज भी खड़ी है। आज भी तो पंजाब से कहीं की आवाज उठती है ना, सेपरेट कंट्री। अमृतपाल ने बोला था ना, तभी डिब्रूगढ़ में भेजा था उसको। किसका बीज बोया हुआ है सारा, इन लोगों के बीज बोया। सर जो प्रॉब्लम उस समय चल रही थी वो आज भी चल रही है, खत्म नहीं हुई है आज तक ये प्रॉब्लम्स। तो ये क्या था आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, समझ में आ गया जी। देखिए इसको, ऑनलाइन स्टूडेंट क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। देखो किसी ने पूछा कि गांधी इरविन पेट अगर ना हुआ था तो क्या होता, ना हुआ तो लाठीचार्ज करके अंदर डाल देना। अल्टीमेटली गवर्नमेंट क्या वो तो चीज है ही। तो गोविंद वल्लभ पंत और जवाहरलाल नेहरू को मारा था ना उन्होंने, किया था ना अंदर, कर देते अंदर। तो यहाँ पर क्या उस चीज से क्या होना था कि इंटरनेशनल मीडिया बहुत एक्टिव हो गया था, इनकी खरखरी होनी थी बहुत ज्यादा। इनको क्या लोगों ने बोलना था कि यार ये तो बहुत और टाइप का एजेंडा चला रही है, वर्ल्ड लेवल पे क्रिटिसाइजेशन हो रहा था। उन्होंने बड़े तरीके से इसको शांत कर दिया। सरकार है भाई, सरकार सब कुछ कर सकती है। क्लियर है जी, समझ में आ गया। क्या बोला था मुझे पता नहीं, मेरे को बांग्लादेश का पता कि बांग्लादेश ने तो कुछ बोला है कि माइनॉरिटीज के मतलब कुछ हो रहा है, तो इंडियंस ने बोला कि पहले आप अपनी माइनॉरिटीज की रक्षा करो, ये हमारी यहाँ पर चिंता मत करो। बांग्लादेश का तो पता है। पाकिस्तान ने क्या बोल दिया? पाकिस्तान ने क्या वॉर करनी है? जिस कंट्री में 300 रुपए के 12 अंडे हो उस कंट्री में लड़ाई करनी है। वो कंट्री कहां से करेगी लड़ाई? नहीं करेगी। आटा 1000 रुपए किलो होने वाला है वहां पर, वो रोटी खाएंगे या लड़ाई करेंगे? वो नहीं करेंगे। वो जो मर्जी बोली है इंडिया के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ तो देखो बोलते हैं, ठीक है ना। अब मोदी जी ने बोल तो दिया, अच्छा इस मामले में अपना प्रधानमंत्री बहुत बढ़िया है, इस मामले में बहुत बढ़िया है। अगले ने बोला कि भैया हम न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं, अगले ने भी कह दिया हम दिवाली में चलाने के लिए थोड़ा रखी है सिद्धि वाला हम भी कर देंगे। ठीक है, इस मामले में ठीक है, ठीक है। वो पाकिस्तान नहीं कुछ कर सकता। हाँ, चाइना की शय अगर मिल जाए तो हो जाएगी। चाइना इस समय अफोर्ड नहीं कर सकता वॉर, क्योंकि वो ट्रेड वॉर में चल रहा है यूएस के साथ। ठीक है, इस समय नहीं वॉर होती, देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए ठीक है जी, आगे चलिए। कम्युनल अवार्ड, एंड पूना पैक्ट। चलिए, कम्युनल अवार्ड, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर सर रैमसे मैकडोनाल्ड। और भारत में अप्लाई करते हैं क्या चीज? कम्युनल अवार्ड। क्या है कम्युनल अवार्ड? लिखिए,
मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बिल्कुल खत्म हो चुकी है, गांधी जी जेल में है। ठीक है जी, चलिए, गांधी जी इज इन जेल, पूना की यारवादा जेल में है, और पीछे से ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर लेके आते हैं रैमसे मैकडॉनल्ड पुणे कम्युनल अवार्ड। क्या है कम्युनल अवार्ड? सेपरेट इलेक्टोरेट टू 6 एंग्लो इंडियंस and depressed class people। तो उन्होंने बोल दिया कि आने वाले टाइम में बहुत ही जल्दी हम इन लोगों को सेपरेट इलेक्टोरेट देने वाले हैं। ठीक है, और डिप्रेस क्लास पीपल जो हैं इनको 2 वोट्स देने के अधिकार मिलेंगे। पहला वोट, जहां पर जनरल इलेक्शन हो रहे हैं, जहां पर सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं है, वहां पर भी ये वोट देंगे, और जहां पर इनका सेपरेट इलेक्टोरेट है वहां पर भी ये वोट डालेंगे। जहां पर सब इकट्ठे लड़ रहे हैं, ज्वाइंट इलेक्टोरेट है, वहां भी वोट डालेंगे, और जहां पर सेपरेट इलेक्टोरेट है वहां पर भी ये वोट डालेंगे। 2 वोट्स टू डिप्रेस्ड क्लास पीपल। सर कभी देखा आपने ये चीज? अपने बंदे तो इनके चुन ही जाएंगे, जब ज्वाइंट इलेक्टोरेट है वहां भी वोट डालना है, मतलब जनरल क्लास को पीछे कर रहे हो, जनरल क्लास हावी होगी इससे। ठीक है जी, तो उन्होंने बोला इस अवार्ड को हम बिल्कुल ही अप्लाई करेंगे। कांग्रेस का रिस्पॉन्स, गवर्नमेंट क्या चाहती है? डिवाइड एंड रूल। और गांधी जी ने जेल से क्या बोला कि अगर सेपरेट इलेक्टेड डिप्रेस क्लास को मिल गया तो डिप्रेस क्लास और कमजोर हो जाएगी। क्यों? गांधी जी ने एक मूवमेंट चलाई थी, ठीक है, वो क्या थी कि डिप्रेस क्लास को ऊपर उठाना। ठीक है, वो चाहते थे कि भारत में कास्ट डिस्टिंक्शन ही खत्म हो जाए। जब आपने सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया तो इसका मतलब कि आपने तो उसके ऊपर ठप्पा ही लगा दिया कि हाँ तुम डिप्रेस क्लास हो। गांधी जी तो इनको डिप्रेस क्लास कहते भी नहीं थे, गांधी जी ने साफ कह दिया लोगों को कि इनको सिर्फ हरिजन कहना है, ये हरि के जन है। और उनका अल्टीमेट एजेंडा क्या था? मैंने इस सिस्टम को खत्म करना है भारत से जो ब्राह्मणों ने चलाया हुआ है। वो कहते थे कोई किसी को डिप्रेस क्लास नहीं बोलेगा, कोई किसी को नीची जात नहीं बोलेगा, आपने क्या बोलना है? हरिजन, जो हरि के बच्चे हैं। ठीक है, अगर आपने डिप्रेस क्लास को एक्सेप्ट कर लिया सेपरेट इलेक्टोरेट को, तब तो आप मान ही गए कि हाँ हम हिंदू कम्युनिटी से अलग है। सही, बहुत खतरनाक चीज है। वो आपको हिंदुओं में गिनने नहीं रहे। जैसे मुसलमानों को उन्होंने अलग किया, सिखों को उन्होंने अलग कर दिया, वो इनको भी हिंदुओं में गिन नहीं रही। ये बहुत खतरनाक चीज है। हाँ, और रिलीजन से एक बार निकाल दिया इनको कि तुम हिंदू रिलीजन में हो ही नहीं। और गांधी जी कहते नहीं, और गांधी जी ने पुणे में फास्ट अप टू डेथ शुरू कर दिया। कहते नहीं, मैं इसके खिलाफ क्या करूंगा? फास्ट करूंगा, और कब तक करूंगा? मरण वर्त करूंगा, जब तक ये चीज वापस नहीं आती। उस समय डिप्रेस क्लास के मसीहा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, लीडर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को बोला कि सर मर जाएंगे वो, इस समय बहुत जरूरत है गांधी की, हमको आजादी कहां मिली है अभी, आपको कुछ करना पड़ेगा। तो आखिरकार डॉक्टर B.R. अम्बेडकर फैशन में आए और उन्होंने गांधी के साथ पूना जेल के अंदर एक पैक्ट किया जिसका नाम क्या था? पूना पैक्ट। पूना पैक्ट नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में हरिजन वर्ड नहीं लिखा हुआ कहीं पर भी। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी हरिजन वर्ड नहीं लिखा। ठीक है जी, चलिए पूना पैक्ट। जितनी भी प्रोविंसेस असेंबली है, जितनी भी प्रोविंसेस में असेंबली है, वहां पर
17% से पहले कितनी सीटें थी? 17% रिजर्व थी। किनके लिए? डिप्रेस क्लास के लिए। उन्होंने बोला छोड़ो परसेंटेज को। 141 सीट्स किसके लिए रिजर्व होनी चाहिए? डिप्रेस क्लास के। कहां 17%, कहां 141? और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 18% सीट्स रिजर्व होनी चाहिए। यहां तक कि जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं प्लस यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में भी 18% सीट्स किसकी होनी चाहिए? रिजर्व डिप्रेस क्लास की। ये क्या था? पूना पैक्ट। और जैसे पूना पैक्ट अप्लाई हुआ, खत्री और ब्राह्मण समाज इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़ के चले गए। उन्होंने कहा हमारे साथ तुमने गलत कर दिया। और आप देखोगे क्विट इंडिया मूवमेंट में आरएसएस ने पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया? आप कहते हैं आरएसएस ने पार्टिसिपेट नहीं किया किसी मूवमेंट में। आरएसएस तो 1926 में बनी थी, ठीक है। सिविल डिसोबीडियंस में थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट किया था। क्विट इंडिया मूवमेंट में क्यों नहीं किया था? आरएसएस इज बेसिकली पार्टी ऑफ जनरल क्लास, लाला, खत्री, ब्राह्मण। वो आउट हो गए थे। वो कहते हम क्यों सपोर्ट करें? आपने पूना पैक्ट साइन किया है, पूना पैक्ट में आपने सब कुछ उनको दे दिया, तुमने हमको क्या दिया? और कल जाके जब संविधान बनेगा उनको ही दोगे, हमको तो दोगे ही नहीं आप। और उसके बाद हिंदू महासभा इंडियन नेशनल कांग्रेस के अगेंस्ट होगी, आरएसएस अगेंस्ट होगी, और बाकी जो ब्राह्मण राजपूत ऑर्गेनाइजेशन थी उन्होंने भी ये बात कह दी थी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से हमारा कोई नाता नहीं है। मूवमेंट वीक, मूवमेंट वीक। ऐसी जंगल फसाई ना उन्होंने, छज्जा उड़ा के सब लिपट गए बीच में, सब फंस गए। और आप देखो जो मूवमेंट यूनिटी से शुरू हुई थी उस यूनिटी को खत्म करके रख दिया। और अल्टीमेटली क्या हुआ? आपकी जो मूवमेंट थी इस समय आते आते नेशनल मूवमेंट वीक हो गई। क्लियर जी? समझ में आ गया? ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ गया आपको? कोई डाउट तो नहीं है? या दिमाग लगाओ। ये हमको क्या सिखाती है? इतिहास हमेशा कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है इतिहास। क्या है? मैं तो ये बात मुझसे भी पूछा ना, इतिहास क्या है? हमारे बुजुर्गों की गलती है, गलती यही हो रही है। सीखो उससे, क्या सीख रहे हैं? या तुमने 141 सीटें दे दी, तुम 100 दे देते, 50 दे देते, 80 दे देते। तुमने एक बार की सपोर्ट ले ली, दूसरे बार को बार कर दिया। इसका मतलब क्या? बैलेंस होके चलना चाहिए। हमेशा बंदे को बैलेंस होके चलना चाहिए। आप बैलेंस होके नहीं चले, ठीक है। ये हमको पहली सीख दे रहा है। दूसरा सीख हमने इससे क्या देखी आज? कभी भी मोमेंटम को नहीं तोड़ना चाहिए। जैसी मोमेंटम टूटेगा, छोटी मोटी जिंदगी है हमारी, जिंदगी तो छोड़ो, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बड़ी चीज भी कैसे निकल गई हाथ से। हमारी लाइफ में भी ये होता है। आज मोमेंटम बना हुआ ना, 3 दिन क्लास में ना हो, तुम्हारा सारा मोमेंटम टूट जाएगा पीछे। तो दूसरा हमको क्या पता लगता है? मोमेंटम को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। तीसरा, उस समय मूवमेंट को लीड कौन कर रही थी? यंग ब्रिगेड। जो लोग ज्यादा प्रपोर्शन में है उनके हिसाब से चलना चाहिए। यंगस्टर्स को निगलेक्ट मत करो। यंगस्टर्स ही आपकी इकोनॉमी को आगे चलाने वाले। आपने यंगस्टर्स को निगलेक्ट कर दिया, ठीक है ना? तो ये चीजें हमको
सीखने को मिली है। और सबसे बड़ी बात, जल्दी किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। गांधी जी ट्रस्ट किए, ट्रस्ट नहीं गए। जब तक आए जब तक तो बंदी अंदर थे। ठीक है। 5वीं सीख, अकल भैंस से बड़ी है। ये तो पूरे मॉडर्न इंडिया में दिखेगी आपको जी। अकल भैंस से बड़ी है। कई बार किसी चीज को कंट्रोल करने के लिए जरूरी नहीं डंडा चलाओ, प्यार से भी हुई। अब देखो क्या हुआ, किसानों के ऊपर पंजाब गवर्नमेंट ने डंडा चला दिया। गलत बात है। डेमोक्रेटिक राइट्स को आपने खत्म किया, हनन किया उसका। ठीक है, मोदी गवर्नमेंट ने चलाया था, खुद नहीं चलवाया, इनसे चलवा दिया। इनसे चलवा दिया कि पैसा तब देंगे जब तुम उठाओगे धरना। खुद नहीं कुछ किया। और बहुत ही अदब से किसान मूवमेंट को मतलब भेजा उनको, जाओ भैया किसान लॉस को हम वापस लेते हैं। ठीक है। और सबसे बड़ा ओकेजन देखो उस दिन गुरुपुरब, मतलब हिंदू सिख यूनिटी की बात करके बड़े अदब से भेजा उनको। और इनको क्या बोला, चलाओ डंडा तब पैसा देंगे। देखो ना सिस्टम, देखो उनका क्या है। जनमत के खिलाफ नहीं होना चाहिए। इस चीज को नुकसान हो जाएगा आप पार्टी को बहुत बड़ा। क्लियर जी, समझ में आ गया? हो गया नहीं? बस ठीक है, चलो। बाकी अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगला सवाल पढ़ेंगे। सौरभ सर की तबीयत ठीक नहीं है तो वो आज नहीं आएंगे, एक ही क्लास थी आज। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ लो। नोट्स मैंने दे दिए हैं तो बहुत जल्द अपलोड हो जाएंगे, सारे ही दे दिए मॉडर्न इंडिया के मैंने। ठीक है, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं है? वो मैं बात कर लेता हूँ मैडम से। अच्छा देखो, मैं तो मॉडर्न पढ़ाई है, मैं तो मॉडर्न ली है ना। बाकी फिर आप मैडम से बात कर लेना। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि लेट सबमिशन मत देना, फिर मुझको मुश्किल हो जाता चेक करना। लेट सबमिशन मत देना, जो टेस्ट है टाइम से इसको दी जाओ आप। चलिए ठीक है, थैंक यू। ठीक है जी। थैंक यू सर। अच्छा हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।